हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम क्लास 9th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका हम आगे का पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पिछले दो वीडियोस में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने डाल्टन के पोस्टुलेट्स पढ़े थे। उसके बाद हमने सर जे थॉमसन का जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, वो कर लिया था। उसके बाद हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, आज हम देखेंगे रदरफोर्ड के सुझाव पे कैसे आगे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो बच्चों, प्रोटॉन की डिस्कवरी का मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। रदरफोर्ड ने जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, उससे बहुत पहले ही गोल्डस्टिन नामक पर्सन ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर दिया था, बट वो पार्टिकल की खोज नहीं कर पाया था। समझ में आ गया कि नहीं? तो डिस्चार्ज ट्यूब से जे थॉमसन से पहले ही काम कौन करने लग गए थे? गोल्डस्टिन। तो अभी हम देखेंगे उन्हीं के प्रयासों के द्वारा दोबारा से प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो प्रोटॉन जो था वो खोजा था किसने? गोल्डस्टिन ने। ये पॉजिटिवली चार्ज कण होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। ही परफॉर्म द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जब एक बार थॉमसन ने खोज कर ली इलेक्ट्रॉन की, तो गोल्डस्टिन ने क्या सोचा कि यदि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने गैस भरी, गैस एटम्स की बनी होती है, और एटम के अंदर से नेगेटिवली चार्ज कण निकाल बाहर किए हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा करके, तो अगर एटम न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज होता है, और उसके अंदर से कुछ माइनस के चार्ज के कण निकलते हैं, तो पीछे कुछ प्लस के चार्ज के कण भी बचने चाहिए। तो वो उनकी खोज में लगा। समझ में आ गया कि पीछे कुछ ना कुछ पक्का प्लस के चार्ज के पार्टिकल्स भी तो होने चाहिए। ठीक, तो देखते हैं क्या किया उसने। He performed the discharge tube experiment by taking a perforated cathode. इस बार उसने जो कैथोड, जहां से क्या निकलती है, कैथोड निकलती है ना, उस कैथोड में बहुत सारे छिद्र कर दिए, छलनी की तरह जालीदार बना दिया उसको। ठीक है, तो क्योंकि उसको पता था कि जो कैथोड है उस तरफ से कैथोड रेज निकल के एनोड की तरफ ट्रेवल करती है, क्योंकि कैथोड जो है नेगेटिव है, तो वहां से कैथोड रेज जो कि नेगेटिव चार्ज कणों की बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन्स की, वो ट्रेवल करते हैं एनोड की ओर। तो अगर ट्यूब के अंदर पॉजिटिव कणों वाली रेज बनी होगी या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स बने होंगे, तो वो एनोड से ट्रेवल करके कैथोड की तरफ आएंगे। समझ में आ गया? तो उसने क्या किया, कैथोड जो है उसको जालीदार बना दिया। तो अगर उसने अज्यूम किया कि अगर कोई पॉजिटिव कण होंगे तो वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे। कैथोड को जालीदार बनाने के पीछे मकसद क्या था कि कैथोड के उन छेदों से बाहर निकलेंगे, और पीछे की जो जिंक सल्फाइड कोटेड जो ग्लास ट्यूब है, फ्लोरोसेंट ग्लास ट्यूब है, जब उससे वो पॉजिटिव कण टकराएंगे तो कुछ ग्लो मिलना चाहिए। तो उसका ये आइडिया था। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर उसने किया, बस इस बार कैथोड को उसने छलनीदार या छिद्रयुक्त ले लिया, परफोरेटेड मतलब। ठीक है, सो व्हेन ए गैस एट वेरी लो प्रेशर, सेम 0.001 mm of Hg, गैस ले ली बहुत लो प्रेशर पे, एंड इट इज सब्जेक्टेड टू हाई पोटेंशियल डिफरेंस, और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में खूब ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज लगाया 1200 वोल्ट के आसपास। सम इनविजिबल रेज आर प्रोड्यूस्ड, कुछ इनविजिबल रेज उत्पन्न होती हैं, जो कि इस बार किधर से किधर ट्रेवल करती है? एनोड से कैथोड की, मतलब कैथोड रेज भी बनी, बट वो क्या खोज रहा था? पॉजिटिव पार्टिकल्स। तो ये स्पेशल रेज जो थी एनोड की तरफ से निकली और किस तरफ गई? कैथोड। और कैथोड जो छलनी नुमा ले लिया था, जालीदार ले लिया था, उस कैथोड को पियर्स करके, पार जा करके उन छेदों से, और ग्लास ट्यूब जो उसके पीछे का पोर्शन है कैथोड के पीछे, वहां पे उन्होंने एक चमक उत्पन्न कर दी फ्लोरेसेंस के कारण। और इस बार बच्चों, ये जो चमक थी, इसका कलर पिछले बार के भांति ब्लूइश ग्रीन नहीं था, रेडिश कलर का था। कलर डिफरेंट था, और क्योंकि कलर डिफरेंट था तो निष्कर्ष ये निकाला गया कि ये कण अलग प्रकार के कण, अलग एनर्जी वाले कण है, जो कि कैथोड रेज से भिन्न है। समझ में आ गया? तो ये जो रेज है जो कि एनोड की तरफ से चली और कैथोड की तरफ ट्रेवल करके गई, इनको क्या कहा गया? एनोड रेज, या इनको कहा गया पॉजिटिव रेज, क्योंकि इनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, तो ये कैथोड की तरफ खींची चली गई। ठीक है कि नहीं? या फिर इनको कैनाल रेज कहा गया। कैनाल क्या होता है? जो नहर होती है, तो नहर क्या होता है? जैसे डैम वगैरह देखे होंगे आपने, डैम के छोटे छोटे गेट्स को खोल करके उसमें से छेदों में से पानी रिलीज करते हैं, वो नहरों के रूप में बहता है। तो यहाँ पे भी ऐसी एक कैथोड है, कैथोड में छोटे छोटे छेद कर दिए, तो उन छेदों में से एक तरह से ये रेज निकल करके बाहर आई, तो इसलिए इनको नाम दिया गया कैनाल रेज। जैसे नहर में पानी छोड़ते हैं ना डैम से, बिल्कुल उसी प्रकार से कैथोड में छिद्र करके इन रेज को बाहर निकाला गया, तो इसलिए इनका नाम पड़ा एनोड रेज या कैनाल रेज या फिर
पॉजिटिव रेज। अब क्या हुआ, These rays passed through the perforated cathode, समझ में आ गया, कैथोड में जो छेद थे उसको पार करके चले गए and caused a reddish glow on the discharge tube behind cathode। तो कैथोड के पीछे का जो पोर्शन था ट्यूब का, डिस्चार्ज ट्यूब का, उसमें जब ये टकराए ये कण पॉजिटिव पार्टिकल्स, तो उसमें रेडिश कलर का ग्लो उत्पन्न हुआ, ठीक है। और फिर इसी प्रकार से जो ट्यूब थी कैथोड के पीछे का जो हिस्सा है उसके अंदर एक और ग्लास ट्यूब जोड़ करके छेद करके उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, दो प्लेट्स लगा करके जब इन कैथोड रेज को जब गुजारा गया, कहां से, एनोड रेज को, पॉजिटिव रेज को गुजारा गया कहां से, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से, तो बाद में जब इस ट्यूब को बाहर निकाला गया, इन रेज को बाहर निकाला गया ट्यूब से, तो पता लगा ये ट्यूब जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो प्लेट्स है उसमें से नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती है, समझ में आ गया। लेकिन नेगेटिव प्लेट की तरफ इनका जो डिफ्लेक्शन है बहुत कम होता है, लेकिन होता है। तो जो वो कैथोड रेज थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई थी, लेकिन बहुत दूर तक चली गई, मतलब वो दूर तक जाने का मतलब हो गया हल्के कण है, और ये काफी भारी कण है इसलिए ये थोड़ा सा कम मुड़े, समझ में आ गया कि नहीं गया। तो इसका मतलब दीज रेज दे वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द व्हाट, नेगेटिव प्लेट, और नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने का अर्थ है कि इनके अंदर पॉजिटिव कण होने चाहिए। तो देखो फर्दर द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, समझ में आ गया, डिफ्लेक्शन होता है मुड़ जाना, ऑफ दीज रेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आएगा, दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के मध्य में से जब इनको गुजारा गया तो ये जो है डिफ्लेक्ट हो गई, और इनकी जो डिफ्लेक्शन की दिशा थी क्या थी, वो थी नेगेटिवली चार्ज प्लेट, तो नेगेटिव वाले की तरफ थोड़ी सी मुड़ी, जितना वो कैथोड रेज पॉजिटिव की तरफ मुड़ी थी उससे कम मुड़ी है, तो कम मुड़ने का मतलब है भारी कण है, समझ में आ गया। और क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई, इसका मतलब दीज रेज आर कंसिस्टेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिनको नाम दिया गया प्रोटॉन, समझ में आ गया कि नहीं क्या, विच वर अबाउट, और ये जो प्रोटॉन्स हैं लगभग ये 1837 गुना भारी थे, किससे, इलेक्ट्रॉन से, समझ में आ गया। चार्ज इनका इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है लेकिन प्लस का होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम टू सेम प्रोटॉन का चार्ज है, प्लस उसका चार्ज नेगेटिव है, इसका चार्ज पॉजिटिव है, और बिल्कुल वैल्यू सेम टू सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों उतने ही संख्या में पॉजिटिव कण प्रोटॉन्स भी होते हैं, और एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले 1837 टाइम्स हैवी होता है, ठीक। चलिए तो अब देखो प्रोटॉन का चार्ज समझाएगा तो यहाँ बस शुरू में प्लस लग जाएगा, ठीक है, तो प्लस ही है, इलेक्ट्रॉन का माइनस का हो जाता है, बस वैल्यू मैग्नीट्यूड में फर्क, मैग्नीट्यूड सेम है, वैल्यू में फर्क है, इसकी साइन में फर्क है। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, कैपिटल सी इसका सिंबल है। और जो प्रोटॉन का मास होता है बच्चों ये हम पहले भी बता चुके हैं, इसी को एक AMU कहा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि एक हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के मुकाबले नेग्लिजिबल है, क्योंकि एक प्रोटॉन कितना गुना भारी है, 1837 टाइम्स भारी है। तो मुझे बताओ एक हाइड्रोजन एटम में एक तो प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी तो प्रोटॉन हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ना के बराबर ही है, वो होना ना होना उसका बराबर ही है, तो जो मास है हाइड्रोजन एटम का प्रोटॉन के कारण ही है, तो इसीलिए प्रोटॉन के मास को ही हम हाइड्रोजन एटम का मास मान लेते हैं, और इसी को हम एक AMU कहते हैं जो कि एटॉमिक मास यूनिट है। तो ये एग्जैक्टली कितना है मास ऑफ प्रोटॉन, 1.672 into 10⁻⁻27 किलोग्राम, एंड दिस वैल्यू इज नोन एज 1 AMU, इसी को हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, और रफली यही हाइड्रोजन एटम का मास है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं किया जो कि नेग्लिजिबल ना के बराबर है, क्लियर है। चलिए अगली हम डिस्कवरी देखेंगे, तो ये थी बच्चों प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की। अगली देखेंगे हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। चलो अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई है तो अभी हमको दो फंडामेंटल पार्टिकल्स पता लग गए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, और ये पता लग गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस का होता है, प्रोटॉन का प्लस का होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं, प्रोटॉन 1837 टाइम्स हैवी होते हैं। तो अब तक सिर्फ ये माना जाता रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो बैलेंस में होते हैं एटम के अंदर, बस जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे क्योंकि चार्ज जीरो होता है, ठीक है। तो ये माना जा रहा था कि अगर हमको किसी एटम का टोटल मास, एटॉमिक मास निकालना हो तो सीधी बात है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है जितने प्रोटॉन है उनका मास को जोड़ दो टोटल मास को, तो हमको एटम का मास मिल जाना चाहिए, समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन एलिमेंट ले लेते हैं। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स है, समझ में आ गया। ध्यान से सुनना मैं जो बताने जा रहा हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। अब हमको पता है
एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो 6 इलेक्ट्रॉन का मास 6 से इंटू करके निकाल लिया जी, 6 इलेक्ट्रॉन का मास आ गया। फिर हमको एक प्रोटॉन का मास भी पता, अभी देखा था हमने 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो 6 ही प्रोटॉन है उसके अंदर, क्योंकि दोनों प्रकार के चार्ज पार्टिकल्स की संख्या मैचिंग होती है, बराबर होती है न्यूट्रल एटम में। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन का मास हमने अलग निकाल लिया, 6 प्रोटॉन का हमने मास अलग निकाल लिया। तो 6 को इंटू कर दिया 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और इन दोनों मासेस के एडिशन को प्लस करने से हमको टोटल 12 पार्टिकल्स का कलेक्टिव मास मिल जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, जो कि कार्बन के अंदर मौजूद। तो ये माना जाता रहा था कि भैया सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही, ठीक। तो हमने वो मास निकाल लिया, सपोज वो मास कुछ भी निकला, सपोज x है वो वैल्यू। लेकिन हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल तरीके भी हैं एलिमेंट के एटम के एटॉमिक मास निकालने की। एक डिवाइस आती है बच्चों, डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ। क्या डिवाइस है? डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ। इस डिवाइस की मदद से हम डायरेक्टली हम किसी भी एटम का मास निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो बाद में हमको पता ये लगा कि किसी एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संख्या बैलेंस होती है, उनका टोटल मास निकाल ले तो ये टोटल मास से भी लगभग दुगना होता है एटम का मास, रियल मास। तो इसका मतलब एटम के अंदर पक्का पक्का कोई दूसरा कण भी होना चाहिए जिसके बारे में अभी तक हमको पता ही नहीं है। समझ में आ गया भाई? सभी कण अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दूं तो उनका जो टोटल मास है वो कर दूं तो उनको एटम का मास मिल जाना चाहिए, अगर ये दो ही प्रकार के कण हो। लेकिन हुआ ये कि जो टोटल हमने निकाला ना, वो उससे भी लगभग लगभग दुगना मास आ रहा है, किसका? एटम का असली मास। अगर हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से निकालते हैं, तो फिर रदरफोर्ड ने क्या सुझाव दिया कि पक्का पक्का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कोई तीसरा कण भी जरूर है एटम के अंदर। और वो तीसरा कण जो है ना, वो काफी भारी है, प्रोटॉन के जितना ही भारी होना चाहिए, क्योंकि मास लगभग दुगना आ रहा है। जैसे मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन का मास कर दिया हमने, जोड़ दिया, तो जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रॉन को तो नेग्लिजिबल ही है, ना के बराबर ही है, और 6 प्रोटॉन का मास काफी होता है। और 6 प्रोटॉन के मास के बराबर ही लगभग एक और पार्टिकल है, तो जो मास आया कार्बन का वो लगभग 12 प्रोटॉन के बराबर का आ रहा है। अब लेकिन उसमें 12 प्रोटॉन नहीं है, क्योंकि अगर 12 प्रोटॉन हो जाएंगे तो फिर प्लस का चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन है माइनस के 6 ही प्रोटॉन है, ये ठीक है। बट प्रोटॉन के बराबर के वजन के दूसरे और 6 पार्टिकल कम से कम होने चाहिए जिनका चार्ज 0 होना चाहिए। समझ में आ गया? वो चार्जलेस होने चाहिए। ऐसा मानना था किसका? रदरफोर्ड का। सुझाव ये दिया उन्होंने, ठीक है, कि लगभग लगभग प्रोटॉन की जितने भारी भरकम कण और दूसरे होने चाहिए किसके अंदर? एटम के अंदर, जिसके कारण उसका मास ज्यादा आता है, एक्चुअल मास ज्यादा आता है, मेजर्ड मास, ठीक। तो चैडविक ने एक न्यूक्लियर रिएक्शन किया और उसकी मदद से इस न्यूट्रल पार्टिकल की खोज कर ली उसने। देखेंगे वो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या था। उसने बेरिलियम जो एटम है उसके न्यूक्लियस को बोम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल से। समझ में आ गया? अल्फा पार्टिकल, हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल जो थे उसको टकरा दिया, किससे? बेरिलियम के न्यूक्लियस से। और वो अल्फा पार्टिकल घुस गया उसके न्यूक्लियस के अंदर, बेरिलियम के अंदर, और बेरिलियम के अंदर घुस के न्यूट्रॉन प्रोटॉन का कम ज्यादा हो जाना से नए प्रकार का एलिमेंट बन गया। तो देखेंगे क्या बना, और कुछ उसमें से बाहर भी निकला फालतू की चीज जो थी। तो इस प्रकार का रिएक्शन जिसमें हम न्यूक्लियस के साथ छिड़कानी कर देते हैं, वो न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए तो पहले पढ़ लेते हैं रदरफोर्ड ने सुझाया क्या, कैसे किया। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन 1932। ठीक है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, शुरू में कुछ वर्षों तक यही माना गया कि ये दो ही प्रकार के पार्टिकल होते हैं एटम के अंदर और कुछ नहीं होता। इट वाज फाउंड दैट, लेकिन बाद में पता ये लगा टोटल मास ऑफ द एटम, एटम का पूरा मास निकालते हैं ना एक्सपेरिमेंटल तरीके से, इट वाज मच मोर एज कंपेयर टू द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट। मतलब किसी एटम में मौजूद सारे इलेक्ट्रॉन्स और सारे प्रोटॉन्स को ऐड कर दूं तो एटम का मास मिल जाना चाहिए, लेकिन पता लगा एटम का मास कहीं अधिक होता है, लगभग दुगना। तो इसका मतलब कुछ और भी है उसके अंदर। समझ में आ गया? Therefore, Rutherford suggested, तो रदरफोर्ड ने सुझाया क्या? There must be some other neutral particles, कुछ और कण है, न्यूट्रल है, चार्जलेस है, जो कि एटम के अंदर होना चाहिए, having mass equivalent to that of proton, लगभग प्रोटॉन के जितने भारी एटम्स के अंदर कोई और पार्टिकल होने चाहिए जो कि चार्जलेस होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज मैच हो रहा है, बस मास का गड़बड़ा रहा है। ठीक, तो इस सुझाव पे चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या? बेरिलियम का न्यूक्लियस। अब बच्चों बेरिलियम जो होता है ना, बेरिलियम, उसका एटॉमिक नंबर है 4। एटॉमिक नंबर क्या है? 4। तो इसका 4 mu मास है, मतलब हाइड्रोजन से 4 गुना भारी है, ठीक है। और
सॉरी हाइड्रोजन से 9 गुना भारी है। एटॉमिक मास इसका कितना है 9 है और एटॉमिक नंबर इसका 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 4 प्रोटॉन है, ठीक है। और इसका जो मास है ये हाइड्रोजन से कितना भारी है 9 गुना ज्यादा भारी है, 9 mu इसका मास है। तो देखो नीचे जो हम लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या, ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो इसको उसने टकरा दिया अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल मैं बता चुका हूँ कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो इसका क्या होता है, चार्ज होता है 2, तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, और टोटल मास इसका 4 हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। तो ऊपर जो लिखा है मास है 4 mu, नीचे लिखा है वो प्रोटॉन की संख्या है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो यहाँ 2 लिख दिया, बेरिलियम का 4 होता है तो 4 लिख दिया। बेरिलियम चौथे नंबर पे आता है बच्चों, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो नीचे एटॉमिक नंबर है, ये मैं बता चुका हूँ, हीलियम का न्यूक्लियस है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो इसका 4 इसका 2। तो ये अल्फा पार्टिकल जब टकराया किससे, बेरिलियम से, और बेरिलियम का मास होता है 9, इसका होता है 4 mu, ठीक है। जब टकराया बहुत हाई स्पीड से, बॉम्बार्डमेंट, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल कहां से निकला, वही रेडियम, जो रेडियोएक्टिव सोर्स हमने रदरफोर्ड के गोल्डफेल एक्सपेरिमेंट में देखा था। तो ये टकराने के बाद इसके न्यूक्लियस में जाके घुस ही गया। अब घुसने के बाद क्या होगा, तो देखो इसके जो 2 प्रोटॉन है, इसके 4 प्रोटॉन इकट्ठे हो गए, तो प्रोटॉन कितने हो गए टोटल, 6 हो गए। तो 6 प्रोटॉन वाला एक न्यूक्लियस बन गया, 6 प्रोटॉन आ गए, पॉजिटिव चार्ज 6 हो गया। अब 6 प्रोटॉन हो गए तो एटॉमिक नंबर 6 होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर 6 मतलब कार्बन बन गया बच्चों। क्या बन गया, कार्बन। और कार्बन का अंदर मास सिर्फ 12 ही होता है, तो यहाँ पे देखो टोटल मास गौर करें तो यहाँ तो 9 है, यहाँ 4 है, तो 9 और 4 होता है 13। तो 13 में से उस एटम ने 12 मास तो अपने पास रख लिया, 12, एक जो था उसको बाहर फेंक दिया, और वो जो बाहर निकला कण है जिसका चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज 0 है, लेकिन मास क्या है 1 है, तो ये कहलाया न्यूट्रॉन। समझ में आ गया, ये न्यूट्रल पार्टिकल था। और ये न्यूट्रल पार्टिकल को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करते हैं 2 प्लेट्स के बीच में से, तो ना तो ये पॉजिटिव की तरफ झुकता है, ये ना ये नेगेटिव की तरफ, ये सीधा चला जाता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? और सिंटिलेशन बिल्कुल सेंटर पे मिलता है हमको स्क्रीन के ऊपर। तो इस प्रकार से इस न्यूट्रल पार्टिकल की खोज हुई। कौन सा, न्यूट्रॉन नामक पार्टिकल जो है, जिसका तो नीचे तो होता है चार्ज, ऊपर होता है मास। समझ में आ गया? सो अब ये जो सिस्टम है, देखो बेरिलियम को मैंने लिखा है नीचे 4 ऊपर 9, ये क्या चीज है, किसी भी एलिमेंट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना, जिसमें कि सिंबल लिखा है यहाँ पे, और लेफ्ट साइड में नीचे तो लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर, क्या लिखते हैं नीचे, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिट्स में, और कितने प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की संख्या वो कितनी है, वो तो नीचे एटॉमिक नंबर शो करता है, और ऊपर बच्चों उसका एटॉमिक मास, मतलब उसका टोटल मास कितना, हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है। समझ में आ गया? तो ऊपर जो नंबर लिखा है उसको मास नंबर या एटॉमिक मास बोलते हैं, नीचे लिखा है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जो कि या तो प्रोटॉन की संख्या है या फिर इलेक्ट्रॉन की भी संख्या है। और किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसको न्यूक्लियाइड कहते हैं, NuCleide, न्यूक्लियाइड। आगे हम डेफिनेशंस में इसको लिख लेंगे एक बार। समझ में आ गया? तो ये किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऊपर लिखा जाता है एटॉमिक मास। समझ में आ गया? एटम का मास मतलब पूरा न्यूक्लियस का टोटल मास, ठीक है। तो बाद में न्यूट्रॉन की खोज के बाद ये पता लगा कि लगभग न्यूक्लियस के अंदर बताया था जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। अब देखो रदरफोर्ड ने बताया था ना कि न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, डेंस पार्टिकल है। तो जो न्यूक्लियस है ना बच्चों, न्यूक्लियस एटम के सेंटर पे जो लोकेटेड होता है, उसके अंदर सारा मास पैक होता है। उस मास में 2 प्रकार के कण होते हैं न्यूक्लियस के अंदर ही, भारी वाले। तो एक तो है प्रोटॉन जो कि प्लस के चार्ज के हैं, और लगभग उसी के बराबर भारी न्यूट्रॉन होते हैं जिनका चार्ज नहीं होता। लगभग जितने प्रोटॉन है अप्रोक्सीमेटली उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। समझ में आ गया? और यही कारण है कि वो डबल भारी। अब जैसे कार्बन की बात कर लें तो कार्बन में न्यूक्लियस के अंदर 6 तो प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, और 6 ही लगभग न्यूट्रॉन है। तो 6 और 6 12 हो गए, इसलिए मास देखो उसका 12 हो जाता है। समझ में आ गया? और इलेक्ट्रॉन बाहर न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं, वो 6 हैं, लेकिन उनका मास नेग्लिजिबल है, ना के बराबर, बहुत हल्के। तो टोटल वजन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन लगभग बराबर होता है। और या फिर या तो बराबर होगा या फिर न्यूट्रॉन की संख्या कुछ ज्यादा भी हो सकती है प्रोटॉन के मुकाबले, ठीक है। तो उसी हिसाब से मास चेंज होता रहता है। ये क्लियर है? तो ये था बच्चों किसकी डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। किसने किया? जेम्स चैडविक, पूरा नाम है जेम्स चैडविक। चलिए अब हम देखेंगे नील बोर का एटॉमिक मॉडल। बच्चों समझ में आ गया? नील बोर जो पर्सन थे, इन्होंने क्या है अपना अलग मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल, जो कि प्रपोज किया था नील बोर ने। और ये इम्प्रूवमेंट है किसके ऊपर? रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर। रदरफोर्ड के मॉडल की कमी हम देख चुके हैं। मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसके अनुसार उनका मॉडल टिक नहीं पाता है, अनस्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट करेंगे, लूज करेंगे, और जलेबी नुमा गोल गोल स्पाइरल पाथ फॉलो करके अल्टीमेटली सारे इलेक्ट्रॉन्स को कूद जाना चाहिए एटम के अंदर।
तो एटम का अस्तित्व नहीं बचेगा, लेकिन एटम तो स्टेबल होते हैं, तो स्टेबिलिटी को समझा नहीं पाया था। तो अब हम देखेंगे बोर का एटॉमिक मॉडल। समझ में आ गया? चलिए, तो नील बोर ने क्या बताया बच्चों? ये तो पता है कि एटम स्टेबल होता है, क्लियर है, एटम तो टिका हुआ है, स्टेबल है, क्योंकि मैटर टिकता है, फूट नहीं जाता है, ऐसे एटम्स के फूटने से नष्ट नहीं हो जाता मैटर। तो नील बोर ने क्या बताया बच्चों? पहला इसने जो पोस्टुलेट दिया एटॉमिक मॉडल का, क्या दिया कि इसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया, वैसे बता दिया, खाली जस्ट थॉट से इसने ये दिया, ठीक है। तो उसने क्या बताया बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, सही है, ये न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, बट ये न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, और जो एनर्जी है ना बच्चों, एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन्स की नहीं है, ये एनर्जी ऑर्बिट की विशेषता है। समझ में आ गया? अलग अलग ऑर्बिट्स की अलग अलग एनर्जीज होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में घूमेगा तो पहले ऑर्बिट के अनुसार उसकी एनर्जी हो जाएगी, दूसरे में घूमेगा तो दूसरे के अनुसार उसकी एनर्जी होगी। तो एनर्जी जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन की नहीं है, वो एनर्जी किसकी प्रॉपर्टी है? वो ऑर्बिट की प्रॉपर्टी है। तो वो जो ऑर्बिट है जिसकी वो एनर्जी है, उसको कहा गया है स्टेशनरी एनर्जी लेवल या डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। डिस्क्रीट होता है फिक्स्ड एनर्जी लेवल। तो क्या बोला उसने, बोर ने, कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट्स में घूमते हैं। फिक्स्ड मतलब समझ आ गया? डिस्क्रीट एनर्जी के ऑर्बिट्स में घूमते हैं। तो इसको उसने स्टेशनरी एनर्जी लेवल दिया। स्टेशनरी मतलब स्थायी, फिक्स, उनकी एनर्जी कम ज्यादा नहीं होती है। तो जैसा कि रदरफोर्ड के मॉडल में मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार क्या था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम कम होती जाएगी, तो रदरफोर्ड के मॉडल के विपरीत इसने क्या बताया कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करते। समझ में आ गया? यहाँ पे तभी एटम स्टेबल होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज नहीं करते। समझ में आ गया? लेकिन उनकी एनर्जी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन लूज नहीं करते वो। तो देखेंगे क्या बताया उसने आगे। समझ में आ गया? तो उसने इन ऑर्बिट्स को नाम दिया फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। समझ में आ गया? फिक्स्ड ऑर्बिट्स। तो सेकंड पॉइंट उसने ये बताया इन दीज एनर्जी लेवल्स। ये पता है, ये बच्चों ये फैक्ट पर आधारित है। फैक्ट का मतलब क्या कि भाई एटम टिका हुआ तो सीधी बात है एनर्जी तो लूज नहीं करे इलेक्ट्रॉन। तो उसने बताया कि फिर उसका एक्सप्लेनेशन बाद में दिया कि एनर्जी क्यों यू लूज नहीं करेंगे, ठीक है कि नहीं? क्या तो इन दीज एनर्जी लेवल्स और इन ऑर्बिट्स में, एनर्जी लेवल्स में, द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एनर्जी लूज नहीं करते हैं। नहीं करते तो उनकी एनर्जी क्या रहती है? एंड हैज देयर एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अब जब एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम नहीं होगी, तो स्पाइरल पाथ फॉलो नहीं करेंगे, तो न्यूक्लियस के अंदर गिरेंगे नहीं, तो एटम स्टेबल रहेगा। समझ में आ गया? ये दो इसके स्टार्टिंग पॉइंट है। अब बच्चों एक बहुत जरूरी बात बता दूं, आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, उसमें ये थ्योरी बहुत बहुत एलिमेंट्री आइडिया था, ये 2 पॉइंट में खत्म कर दिया उन्होंने, ठीक है? वो थ्योरी पूरी नहीं है। उसका एक और कारण भी, अब यहाँ पे हम कुछ ऐसे शब्द यूज करने जा रहे हैं जो इस थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, जो कि हायर क्लासेस में आते हैं, आने वाले चैप्टर्स में आएंगे। तो इसीलिए इस थ्योरी को बस ये 2 पॉइंट्स में आपकी टेक्स्ट बुक में खत्म कर दिया, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। आगे के असली पॉइंट अब आने वाले हैं, ठीक है? अब तीसरा पॉइंट समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लीजिए क्या होता है। यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। मैं इसका पहले बेसिक मीनिंग बता देता हूँ। ये मोशन वाले चैप्टर में, फोर्स एंड मोशन में आएगा आपका, चैप्टर नंबर 9 साइंस में, वहां ये आएगा। तो बहुत शॉर्ट में एक बार मीनिंग समझ लीजिए। मोमेंटम का मतलब होता है किसी वस्तु में निहित मोशन की मात्रा। समझ में आ गया? मोशन, ठीक है? किसी वस्तु में कितना मोशन है वो कहलाता है मोमेंटम। अब इमेजिन करना, मोशन को हम कैसे समझ सकते हैं? मोशन को समझ सकते हैं किसी चलती फिरती वस्तु के द्वारा, या किसी चलती फिरती वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से टक्कर लग जाए तो असर जो होगा वो मोमेंटम से हमको पता लग जाता है। इमेजिन करना ध्यान से, सपोज आप खड़े हो, ठीक है, और सपोज आप पे कोई एक पर्सन एक स्माइली वाली जो बॉल आती है ना, येलो वाली, देखा होगा, वो खींच के मारे सर पे, सपोज खींच के मारे स्माइली वाली बॉल, ठीक है, और एक ईंट खींच के मारे, तो मुझे बताओ दोनों सर पे लगी तो ज्यादा असर कहां होगा? स्माइली की बॉल, क्योंकि बहुत हल्की है, चाहे वो तेज भी आएगी तो लगेगी नहीं, है ना? लेकिन ईंट लगने से सर फट जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि ईंट में मोमेंटम ज्यादा है। समझ में आ गया? जो टकराव के बाद में ज्यादा असर डाल दे उसका मोमेंटम ज्यादा, मोशन ज्यादा। क्लियर है? मोशन ज्यादा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक 5 ग्राम का कोई वस्तु है, कंकर, 5 ग्राम का या 10 ग्राम का कंकर है, ठीक है, हम उसको कुछ 3-4 फीट की ऊंचाई से अपने पैर पर गिरा लें, 4-5 ग्राम का, तो आपको महसूस होगा, बहुत ज्यादा दर्द तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी गिरेगा तो आपको हल्का सा पता चल जाएगा हाँ कंकर गिरा पैर के, 2-3 फीट की ऊंचाई से गिरा दिया। अब उसी 5 ग्राम या 10 ग्राम कंकर के वजन का एक बुलेट ले लें, हम बंदूक में लोड करें और फिर हमारे पैर की तरफ चलाएं, तो दोनों में वजन तो बराबर है, बट बुलेट बहुत तेजी से जाएगी, पैर में छेद हो जाएगा। तो यहाँ पे बिकॉज वो ज्यादा तेजी से मूव कर रही है,
तो उसका मतलब उसका असर ज्यादा है। तो मतलब ये हुआ कि जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो स्पीड पर डिपेंड करता है, वजन पे। पहले केस में दोनों की स्पीड बराबर थी, ईंट भारी थी, असर ज्यादा। केस नंबर 2 में दोनों बराबर वजन के हैं, लेकिन बुलेट तेजी से गई, असर ज्यादा। सिस्टम समझ में आ गया? तो मोमेंटम जो होता है बच्चों, एक तो मास पे, वजन पे डिपेंड करता है, एक वेलोसिटी, कितनी तेज कोई वस्तु मूव करे उस पर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? एक बाइक वाला है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चलते हुए आपको टक्कर मार दिया, अलग असर होगा। और 100 की स्पीड से आते हुए आपको टक्कर मार दिया, अलग असर होगा। एक ट्रक है, हल्का हल्का चलते किसी साइकिल को टक्कर मार दे, साइकिल दूर जाके गिर जाएगी, हल्की बहुत धीरे स्पीड पे। और फुल स्पीड पे आकर टक्कर मार दे, साइकिल का कचूबर निकल जाएगा। फर्क समझ में आ गया? तो स्पीड पे भी डिपेंड करता है और ये वेलोसिटी पे। तो बच्चों मोमेंटम जो होता है, मोशन की मात्रा, वो होती है इन दोनों का प्रोडक्ट, मास इंटू वेलोसिटी। किसी वस्तु में मास कितना है किलोग्राम में, वेलोसिटी कितनी मीटर पर सेकंड में, इंटू कर दो, वी विल गेट मोमेंटम। ओके। अब वेलोसिटी का मतलब होता है मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। अगर कोई वस्तु सीधी लाइन में चल रही है तो उसकी स्पीड को वेलोसिटी कहा जाता है। टेढ़ा मेढ़ा गोलमोल चल रही है, दिशा बदल रही है, तो स्पीड शब्द यूज करते हैं। तो स्पीड मतलब फिक्स डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी मतलब फिक्स डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हमको मैंने बताया मोमेंटम का जो फॉर्मूला है, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब मास केजी में और वेलोसिटी, इसका मतलब हो गया ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो जिस दिशा में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी दिशा में उसका मोमेंटम माना जाएगा। तो मोमेंटम जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी वैल्यू के साथ दिशा भी होती है। जैसे फोर्स होती है, फोर्स बल, बल हम वैल्यू तो लगाते हैं लेकिन दिशा भी होनी चाहिए उसकी। बिना दिशा के हमको पता नहीं चलेगा कि जिस वस्तु को हमने फोर्स लगाया किधर मूव करेगी, असर नहीं पता लगेगा। तो वो चीजें जिनके डायरेक्शन भी होती है, वैल्यू भी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो मोमेंटम की दिशा होती है, जिस और वस्तु मूव कर रही है वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही इसका दिशा होती है। तो इस प्रकार का मोमेंटम जो सीधी चलती वस्तु में होता है, स्ट्रेट लाइन में मूविंग वस्तु जो होता है जिसमें मोशन होता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। समझ में आ गया? तो मोमेंटम मैं बता दूं चलती फिरती वस्तु में संभव है। मैंने बताया मास इंटू वेलोसिटी। अब मान लीजिए कोई वस्तु एक ही जगह स्थायी पड़ी हुई है, रुकी हुई है, तो वेलोसिटी जीरो। अब वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि मोशन ही नहीं है। सीधी बात है, मोशन की मात्रा चलती फिरती वस्तु में ही होगी ना। रुकी हुई वस्तु में मोशन ही नहीं होगा तो कोई असर भी नहीं होगा टक्कर लगने पर। समझ में आ गया? अब अगर वो वस्तु सीधी नहीं चल रही है, गोलमोल घूम रही है इलेक्ट्रॉन की तरह, तो उसके मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। लीनियर मोमेंटम स्ट्रेट लाइन में मोशन, एंगुलर मोमेंटम गोल गोल रोटेशनल मोशन। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल p से, मास इंटू वेलोसिटी। और एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस। ध्यान देना, तो एंगुलर मोमेंटम होता है m इंटू v इंटू r। So m is mass, v is velocity and r is radius of the circular path। याद रहेगा? तो लीनियर मोमेंटम को हम p, स्मॉल लेटर p से डिनोट करते हैं, चैप्टर नंबर 9 में देखेंगे। और एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं लेटर l से। समझ में आ गया? l से डिनोट करते हैं। क्लियर? चलिए अब बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन गोल पाथ में घूमता है, गोल पाथ। समझ में आ गया? अब मुझे बताना, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूं, उस लाइन के चारों ओर, ऐसे चारों ओर अगर मैं एंगल नापूं, एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल को बोलते हैं ना 360 डिग्री। अब ये जो एंगल होते हैं वो जो अलग अलग डिग्रीज में नापते हैं। समझ में आ गया? अलग अलग इसके यूनिट्स होती हैं। तो एंगल को नॉर्मली आप लोगों ने डिग्री में ही नापा होगा। एक और सिस्टम है जहां पे हम क्या है, तो जो डिग्री में एंगल नापते हैं उसको सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं। अब एंगल को हम सर्कुलर सिस्टम में भी नाप सकते हैं। सर्कुलर सिस्टम में एंगल की यूनिट होती है रेडियन। कितनी यूनिट होती है? रेडियन। और बच्चों 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। कितना रेडियन होता है? पाई। तो 360 डिग्री 2 पाई रेडियन हो गया। समझ में आ गया? पाई और पाई दो बार हो गया ना, 180 180। तो ध्यान देना, एक कंप्लीट एंगल जो होता है कितना, फुल गोल 360 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर एक कंप्लीट चक्कर लगा लेता है न्यूक्लियस का, तो कितना डिग्री रोटेट करता है? 360 डिग्री। रेडियन कितना करता है? 2 पाई रेडियन। समझ में आ गया? 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पे शब्द 2 पाई आने वाला, ये रेडियन है, एंगल है। समझ में आ गया? ये एंगल है। क्लियर है कि एक रोटेशन में उसको कितना डिग्री चलना पड़ेगा रेडियन में, तो डिग्री की जगह रेडियन नहीं। ठीक, ओके। अब ये क्या कह रहा है अगला चीज, तो अब थर्ड पॉइंट को समझ लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम समझ में आ गया? एंगुलर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। क्लियर है? तो बच्चों तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा उसने कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस उसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर तो मार रहे हैं, गोल गोल ऑर्बिट में मार रहे हैं, लेकिन अब मुझे बताओ न्यूक्लियस के बाहर दुनिया भर के ऑर्बिट हो सकते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर खूब सारी स्पेस है, तो इलेक्ट्रॉन तो कहीं पे भी चक्कर काट सकता है। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, सन के चारों तरफ खूब सारी स्पेस है, तो लेकिन वो सारी स्पेस में प्लैनेट्स हर कहीं पे भी नहीं है, एक फिक्स्ड दूरी पर हैं और उसी ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं, कहीं पे भी ऐसे कहीं नहीं चले जाते। दे हैव गॉट अ फिक्स्ड ऑर्बिट। तो
न्यूक्लियस के बाहर जो इतनी सारी स्पेस है, ओपन खाली जगह है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिट है कितनी दूरी पे है, समझ में आ गया? वैसे तो अनगिनत ऑर्बिट संभव हो सकते हैं, बट उन अनगिनत ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ और सिर्फ कुछ ही ऑर्बिट में घूम सकता है। इट इज अलाउड टू रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन ऑर्बिट, सभी ऑर्बिट्स में वो घूमना अलाउड नहीं है। तो अब इंपॉर्टेंट, कौन से ऑर्बिट में अलाउड है, कौन से में अलाउड नहीं है, वो बता रहा है ये पॉइंट नंबर 3। समझ आ गया? तो क्या लिखा है इन्होंने कि वर्चुअली इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हैं न्यूक्लियस के चारों, बट उनमें से नॉट ऑल द ऑर्बिट्स आर अलाउड। ठीक है, सारे ऑर्बिट क्या है वो अलाउड नहीं है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऑर्बिट में ही घूमता है जिसमें कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके मल्टीपल में होना चाहिए, h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में होना चाहिए। 2 पाई हमारा रेडियन है, ध्यान देना। समझ में आ गया? अब ये h क्या चीज है? h बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये एक वैल्यू है इसकी, प्लैंक पर्सन का नाम है, तो इसने एक कांस्टेंट वैल्यू दी है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है सारी, रटने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है, दी जाती है। तो क्या बताया बोर ने कि प्लैंक ने बच्चों एक थ्योरी दी थी, क्वांटम थ्योरी, किसकी? लाइट की। क्या कहा था? लाइट जो होती है वो छोटे छोटे कणों की बनी होती है और इन कणों को फोटोन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो लाइट की उसने क्वांटम थ्योरी दी थी, ठीक है, प्लैंक ने, मैक्स प्लैंक ने। तो प्लैंक का ये कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10 रेज टू -34 जूल सेकंड, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं, बस याद रखना, प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक की स्पेलिंग है PLANCK, PLANK मत करना, PLANK प्लैंक होता है लकड़ी का फट्टा, तो प्लैंक्स कांस्टेंट पर्सन का नाम है। तो यहाँ पे जो स्मॉल h है वो प्लैंक का कांस्टेंट है, क्लियर है? तो क्या बताया बोर ने कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिसमें उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, मैंने बताया क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, MVR, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। रेडियस का मतलब समझ में आ गया? रेडियस का मतलब हो गया एक फिक्स दूरी पर, न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर वो इलेक्ट्रॉन होगा उसका रेडियस होगा सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो रेडियस कैसे निकाला? तो सीधी बात है, कुछ भी हो सकता है ऑर्बिट का रेडियस, तो लेकिन ऐसे कुछ भी रेडियस वाले ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, कुछ फिक्स रेडियस वाले ऑर्बिट में घूमेगा। तो रेडियस कैसे निकलेगा? कैसे पता लगेगा कि पहला ऑर्बिट अलाउड कितनी दूर है, उसका दूसरा सेकंड ऑर्बिट कितनी दूर अलाउड है, तीसरा ऑर्बिट कितनी दूर पे अलाउड है? तो उसने क्या बताया कि ऐसे ऑर्बिट में घूम सकता है जिसमें कि उसका एंगुलर मोमेंटम किसके मल्टीपल में हो, h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में हो। अब इमेजिन करना कि h अपॉन 2 पाई की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, भाई h हमारे को पता है ये रहा, और 2 पाई हमको पता है, वैल्यू रख देंगे, ठीक है कि नहीं, क्या निकाल लिया। सपोज इसकी वैल्यू आती है सपोज 40, इमेजिन करना 40, तो पहला ऑर्बिट वो होगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी 40। अब हमको पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है MVR, भाई L बराबर होता है MVR, तो हमने निकाल लिया सपोज पहली वैल्यू 40, तो 40 इज इक्वल टू MVR, तो M पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V पता है वेलोसिटी, और हम क्या रेडियस निकाल लेंगे। समझ में आ गया? हम क्या निकाल सकते हैं? उसकी रेडियस निकाल सकते हैं। अब वेलोसिटी कैसे पता लगी? वो एनर्जी से पता लगेगी। सब फॉर्मूले धीरे धीरे आगे देंगे एक एक करके, ठीक है कि नहीं? इनके डेरिवेशन है बच्चों, लेकिन वो डेरिवेशन समझने के लिए आपको वो हायर क्लासेस की कुछ थ्योरीज आनी चाहिए, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में जानकारी होना चाहिए, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बहुत सारे काम है, मैग्नेटिज्म के बारे में आइडिया होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आइडिया होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके 12th क्लास में फिजिक्स में आएंगे, और यही कारण है कि ये सारे डेरिवेशंस आपके केमिस्ट्री में या फिजिक्स में 12th क्लास में आएंगे। तो आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज और डायरेक्ट फॉर्मूले दिए गए हैं, ज्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है यहाँ, ठीक है ना? और यही कारण है कि बुक में दिया ही नहीं है, उन्होंने अवॉइड ही कर दिया टोटल। ठीक, चलिए, तो क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूमना अलाउड है जिसमें कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके मल्टीपल में हो, h अपॉन 2 पाई, मतलब या तो इसका 1 गुना, या इसका 2 गुना, या इसका 3 गुना। तो मान लीजिए इसकी वैल्यू आती है सबसे छोटी वैल्यू 40, तो पहला ऑर्बिट वो होगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम 40 होगा, दूसरा ऑर्बिट अलाउड वो होगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम 2 गुना 40 मतलब 80, तीसरा वो होगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम 3 गुना 40 मतलब 120। समझ में आ गया? तो अब मैंने एग्जांपल बता रहा हूं, उसकी वैल्यू 40 नहीं है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है? तो अब देखो, इसको इंटू करना है किसी इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर हमारा हमने n ले लिया। तो देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, NH अपॉन 2 पाई, और n हमारा ऑर्बिट की नंबर है। तो मान लीजिए अगर पहले ऑर्बिट में घूमेगा तो ये h अपॉन 2 पाई, दूसरे में घूमेगा तो 2 बार h अपॉन 2 पाई, तीसरे में घूमेगा तो 3 बार h अपॉन 2 पाई, चौथे ऑर्बिट में घूमेगा तो 4 h अपॉन 2 पाई, और h अपॉन 2 पाई की वैल्यू फिक्स है। समझ में आ गया? तो h अपॉन 2 पाई जो है वो पहले ऑर्बिट की वैल्यू है। समझ में आया? जो पहला ऑर्बिट है बच्चों उसी को ग्राउंड स्टेट का नाम दिया, क्योंकि उससे ज्यादा नजदीक न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन संभव ही नहीं है। तो सबसे नजदीक का जो ऑर्बिट है जो कि संभव है वो वैल्यू होती है h अपॉन 2 पाई। क्लियर है? तो क्या बताया उसने, जो एंगुलर मोमेंटम है h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में होना चाहिए, और मल्टीपल के लिए उसने इंटू कर दिया n से, और n हमारा ऑर्बिट नंबर, तो l देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने फॉर्मूला बताया था m इंटू v इंटू r, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ ऑर्बिट।
और n हमारा ऑर्बिट नंबर है। तो अगर पहले ऑर्बिट में है तो 1h/2π, दूसरे ऑर्बिट में है तो 2h/2π, 3h/2π एंड सो ऑन। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से जो परमिटेड ऑर्बिट्स हैं, अलाउड ऑर्बिट्स हैं, उनको हम निकाल सकते हैं एग्जैक्टली। तो कितनी दूरी पर पहला ऑर्बिट कितने रेडियस का होगा, दूसरा कितने रेडियस का होगा, तीसरा कितने रेडियस का होगा, ये सब हम जानकारी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की बदौलत। ठीक है, चलिए अब क्या बताया, ध्यान से सुनना। तो ये तो पता लग गया कि भैया फिक्स ऑर्बिट्स हैं और कौन कौन से ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स अलाउ होता है घूमना। ठीक, फिर क्या बताया, मान लीजिए पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन पहले के सिवाय दूसरे ऑर्बिट में भी घूम रहे होंगे। ठीक है, फिर स्टिल कुछ ऐसे होंगे जो तीसरे ऑर्बिट में भी घूम रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी बच्चों पहले ऑर्बिट में होगी इलेक्ट्रॉन की, फिर दूसरे ऑर्बिट में उससे थोड़ी और ज्यादा एनर्जी होगी, तीसरे में और ज्यादा होगी। तो जो ऊपर ऊपर वाले दूर दूर जैसे ऑर्बिट होते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। अब एनर्जी ज्यादा कैसे होगी वो भी मैं समझा दूं। मैंने बताया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे सेम समय में एक चक्कर पूरा करते हैं। तो अब समझना कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो सबसे पहले ऑर्बिट में चक्कर पूरा कर रहा है, तो उसके बाहर का जो ऑर्बिट है वो बड़ा होगा, वो भी उतने समय ले रहा है। तो बड़ा ऑर्बिट में उतने समय ले रहा है, इसका मतलब वो तेज जा रहा है, और तेज जा रहा है मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है। इमेजिन करो जैसे हमारी ले लो शुरू के 3 प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ। अब ये तो अलग अलग समय लेते हैं। अगर मैं कहूं कि तीनों एक ही समय लेते हैं, सपोज सारे के सारे 100 दिन में चक्कर काटते हैं, एक चक्कर, सबका समय सेम है 100 दिन, तो इसका मतलब 100 दिन में मर्क्यूरी का पाथ छोटा है और सबसे बड़ा तो धरती का होना चाहिए तीनों में से। तो इसका मतलब धरती का मूवमेंट सबसे तेज है। समझ में आ गया ना, क्योंकि उसका पाथ बड़ा है, समय वही ले रहे हैं। तो यही कारण है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं टाइम सेम लेते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो एनर्जी ज्यादा ज्यादा होती जाती है। समझ में आ गया? तो अब क्या बताया, ध्यान से सुनना। चलिए क्या बताया, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ परिस्थितियों में एन इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब एनर्जी। भाई एनर्जी की आवश्यकता सबको होती है, किसी को भी एनर्जी देना आंख बंद करके ले लेता है। समझा क्या कि नहीं क्या? तो एनर्जी की चाह सबको होती है। तो अगर कह रहा है कि कुछ परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाए तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एनर्जी एब्जॉर्ब कौन करेगा, जो कम एनर्जी वाले होंगे। तो जो शुरू के ऑर्बिट्स है ना 1 2 3 4 में, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने अपनी इच्छा के अनुसार, और एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो अब उनकी एनर्जी बढ़ गई। तो लेकिन बोर ने बताया कि ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी ये ऑर्बिट की फिक्स होती है। अब मान लीजिए पहला ऑर्बिट है, उसमें घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होनी चाहिए 100, तो 100 एनर्जी है तो घूम रहा है मजे से, लेकिन हमने उसको एनर्जी और दे दी फालतू, बाहर से हीट उट दे दी, बाहर से हमने 20 एनर्जी दे दी, अब उसके पास एनर्जी होगी 120। अब अगर 120 एनर्जी होगी ना तो वो उस ऑर्बिट में नहीं टिकेगा, वो कूद करके बाहर निकल जाएगा ऑर्बिट से। समझ में आ गया? तो उस ऑर्बिट में अगर उसको घूमना है तो उसकी एनर्जी 100 ही होनी चाहिए। If additionally some extra energy is provided, it will jump out of the orbit. ठीक, अब इमेजिन करना कि पहले ऑर्बिट में घूमने के लिए सपोज एनर्जी 100 चाहिए, दूसरे ऑर्बिट में घूमने के लिए सपोज एनर्जी कितनी चाहिए, 120 चाहिए। समझना ध्यान से मैं बता रहा हूं। और तीसरे ऑर्बिट में घूमने के लिए एनर्जी 150 चाहिए। 100, 120, 150, तीन ऑर्बिट की एनर्जी मैं बता रहा हूं। ये एनर्जी कैसे निकलेगी ये भी बताऊंगा, इसका भी फॉर्मूला है। ठीक, अब मुझे बताइए पहले सपोज पहले ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी 100 है। अब अगर सपोज बाहर से मैं उसको हीट दे दूं, एक्साइट कर दूं, एनर्जी दे दूं एटम को, भाई एलिमेंट को हीट कर देंगे तो एनर्जी एटम को ही मिलेगी, एटम में इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर मान लीजिए किसी भी पहले ऑर्बिट में घूमते इलेक्ट्रॉन ने अगर एनर्जी बाहर से मिलने वाली एब्जॉर्ब कर ली 20 भी, तो कूद के सेकंड ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, क्योंकि अब उसकी एनर्जी किसके बराबर हो गई, सेकंड के लायक हो गई है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? चलिए अगर मान लीजिए पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी 50 मिल जाए तो कूद के वो डायरेक्टली तीसरे ऑर्बिट में भी पहुंच सकता है। समझ में आ गया? तो डिपेंड ये करता है कि उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, किसके लायक हो गई है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अब क्या हुआ, मान लीजिए उसके पास एनर्जी देखो पहले ऑर्बिट में 100 चाहिए, दूसरे में चाहिए 120, तीसरे में 150। इमेजिन करो कि उसको 30 एनर्जी मिली, 30 मिली, तो देखो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा। अभी अब 30 एनर्जी वाला ऑर्बिट ही नहीं है, 130 एनर्जी वाला। भाई पहले तो 100 एनर्जी है, पहले ऑर्बिट की 100 है, अगले वाले की 120 है, और तीसरे ऑर्बिट की 150 है, और मान लीजिए उसने बाहर से एनर्जी ली 30, अब उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी 130। तो इलेक्ट्रॉन जंप तो मारेगा, भाई पहले ऑर्बिट में तो नहीं टिकना, ये तो कंफर्म है। अब जंप मारेगा, तो जंप मारेगा तो देखेगा 130 एनर्जी के लायक वहां कोई ऑर्बिट नहीं है, तो जंप मारने के बाद में वो 10 एनर्जी लूज करेगा और वापस सेकंड ऑर्बिट में टिकेगा कुछ समय तक। समझ में आ गया कि नहीं क्या? भाई 10 लूज कर देगा और 20 रख लेगा, 20 के लायक जो है वो सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी बचेगी उसके पास। समझ में आ गया? इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स पता है ट्रांजिशन करते हैं। समझ में आ गया? अब जरूरी बात, तो इलेक्ट्रॉन जो अपनी सबसे पहला जो लेवल एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के नजदीक का फर्स्ट ऑर्बिट, उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं।
सबसे कम एनर्जी वहां होती है। तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, वो हायर एनर्जी स्टेट में कूद जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट में कूद जाएंगे। हायर मतलब होता है सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। वो डिपेंड करता है कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। समझ में आ गया? अब ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वो जो उसको हम एनर्जी दे रहे हैं ना, वो एनर्जी कितनी दे रहे हैं हम उसको, वो हमको स्पेक्ट्रोमीटर में हम इजीली देख सकते हैं उस कंटीन्यूअस एनर्जी को। और उस दी गई एनर्जी में से इलेक्ट्रॉन अपनी मनपसंद एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिस रीजन में से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वहां हमको डार्क लाइंस दिखती हैं। क्या लाइन दिखती है? डार्क। वहां से एनर्जी चुरा ली उसने, और वो डार्क लाइंस हमको कहलाती है बच्चों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इन्हीं को स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। मैं बताया था पहले थॉमसन के मॉडल की कमियां, समझ में आ गया? तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस में जो डार्क लाइंस आती हैं, ये तब आती है जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है दी गई, और एब्जॉर्ब करने के बाद में जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है। अब हायर एनर्जी स्टेट का मतलब होता है एक्साइटेशन, एक्साइटेड स्टेट। और बच्चों एनर्जी जो होता है ना, ज्यादा किसी को पचती नहीं है। आपने देखा होगा सरकार भी आती है ना तो 5 ही साल के लिए आती है, कई बार तो उससे पहले भी गिर जाती है। तो एनर्जी वाली स्टेट जो होती है ना, हाई एनर्जी पावर जो वाली स्टेट होती है, वो ज्यादा टिकाऊ स्टेट नहीं होती, अधिकतर को पसंद नहीं आती। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कुछ समय तो बिताता है उसमें, फिर बोर हो जाता है, फिर वो जो फालतू एनर्जी थी ना जिसके कारण वो ऊपर आ गया था हायर एनर्जी स्टेट में, वो लूज कर देता है और लौट के वापस अपने घर में आ जाता है, ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो अब अगर वो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उसको जब रिलीज करेगा ना, तो अगेन जो एनर्जी रिलीज करेगा वो कलर्ड लाइंस के रूप में दिखती है। इस बार रिलीज की गई एनर्जी जो होती है स्पेक्ट्रोमीटर में कलर्ड लाइंस के रूप में दिखती है। ठीक है, तो हर एक ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग हर एक शार्प कलर मिलेगा लाइन का। मान लीजिए पहले ऑर्बिट से जंप किया इलेक्ट्रॉन ने सेकंड ऑर्बिट में, तो अलग जगह पे एक डार्क लाइन मिलेगी क्योंकि एनर्जी अलग है भाई, एनर्जी 20 ही लग रही है। अब पहले से अगर तीसरे में जंप करेगा तो एनर्जी 50 खर्च हो रही है, तो 50 की एनर्जी के हिसाब से वो जो हमारा ब्राइट पट्टी आती है स्पेक्ट्रोमीटर में दिखाई देगी, उसमें से अलग जगह पे डार्क लाइन दिखेगी। तो अलग अलग रीजन में ये डार्क लाइन दिखती है, तो वो ये सिग्निफाई करता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से कहां जंप मारा है। समझ में आ गया? अब एक्साइटेड स्टेट लंबी समय तक नहीं टिकती है, थोड़ी देर बाद में वो जो एब्जॉर्ब की गई एनर्जी उसको वापस रिलीज करते हैं। जो रिलीज लाइट है वो हमको अभी कलर्ड लाइंस के रूप में दिखती है। तो ये जो दो ट्रांजिशंस हैं, ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिट होना, और वहां से लौट करके वापस ग्राउंड स्टेट में लोअर एनर्जी स्टेट में आना, ये दो ट्रांजिशन हमको स्पेक्ट्रोमीटर में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के रूप में दिखते हैं, और एमिशन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब पट्टी, कलरफुल पट्टी, या जो होती है डार्क लाइंस की पट्टी। स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है पैटर्न। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन पैटर्न जो होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसमें डार्क लाइंस दिखती हैं। इलेक्ट्रॉन्स कूद करके हायर एनर्जी लेवल पे जा रहे हैं, एनर्जी चुरा रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जब रिलीज करेंगे तो एनर्जी हमको ब्राइट लाइट के रूप में दिखती है, कलर्ड लाइट के रूप में दिखती है, और ये कहलाता है एमिशन स्पेक्ट्रम। ये जो लाइंस प्रोड्यूस होती हैं एटम्स के ऊपर, एटम को एक्साइट करने पर, ये उसका एक पिक्यूलियर डाटा होता है जो कि उसके फिंगरप्रिंट की तरह है, डीएनए की तरह है। समझ में आ गया? जो उसकी पहचान है। तो एवरी एलिमेंट हैज ए स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल लाइन अरेंजमेंट। समझ में आ गया? उसका जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है वो स्पेसिफिक होता है, हाईली पहचान होती है उसकी इंडिविजुअल। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस कहां से आई, ओरिजिन क्या है, ये क्यों दिखाई देता है, ये थॉमसन नहीं बता पाया था, रदरफोर्ड नहीं बता पाया था। तो इसको सबसे पहले किसने बताया? नील्स बोर ने, कि these lines they are a result of the transition of electrons between two different orbits। समझ में आ गया? ऊपर भी जाता है, वापस लौट के ग्राउंड स्टेट में भी आता है। क्लियर है? ये थी स्पेक्ट्रल लाइंस का मेन कारण। ठीक है, ओरिजिन। चलिए अब हम देखते हैं कि किसी ऑर्बिट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। उसकी एनर्जी कितनी होगी? तो किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी होगी En, n मतलब ऑर्बिट नंबर। तो पहला ऑर्बिट है तो E1, दूसरा है तो E2, तीसरा है तो E3 एंड सो ऑन। तो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय माइनस, माइनस वैल्यू लगाना, ऊपर जाते जाते बढ़ेगी तो माइनस लगाने से पता चलेगा। ठीक है, ये माइनस उसके फॉर्मूले में आता है, तो डेरिवेशन में नहीं पढ़ना, फॉर्मूला याद कर सकते हो। 1312 अपॉन n स्क्वायर किलो जूल, इतनी एनर्जी आती है। n हमारा ऑर्बिट का नंबर है। अब मान लीजिए मेरे को पहले ऑर्बिट के लिए निकालना है, तो ध्यान देना पहले ऑर्बिट के लिए निकालेंगे तो मैं n की जगह 1 रख दूंगा, तो n इज ऑर्बिट नंबर, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है। तो 1312 अपॉन 1 किया तो 1312 ही आने वाला है किलो जूल में, इतना 1000 जूल आ जाएगा। क्लियर? अब समझना ध्यान से, इतना किलो जूल। अब अगर मैं n की जगह 2 सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालूंगा, तो पहले की समझ में आ गया 1312 आ गया, माइनस का ये ध्यान रखना। अब मुझे बताओ बच्चों, -10 बड़ा होता है कि -3? तो -10 छोटा होता है, -3 बड़ा होता है। इसका मतलब माइनस में संख्या छोटी होने का मतलब है बड़ी होना। समझ में आ गया भाई? -10 छोटा है, -3 बड़ा है। तो अब ध्यान देना, फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसकी एनर्जी आएगी -1312, क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे। अब अगर मैं यहाँ 2 रख दूं तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 1312 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स कटेगा बताओ? 4 3 12, यहाँ 3 आएगा, फिर कितना बचेगा 1,
4 2 जा 8, फिर कितना बचेगा 3 4 8 जा, तो ये आएगा बच्चों 328 आ जाएगा। तो 328 आएगा माइनस का, तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी -1312, दूसरे की -328, तो पता -328 बड़ा है ना -1312 से, तो इसका मतलब जैसे जैसे हायर ऑर्बिट में जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है। क्लियर? तो क्या है, ये हम इससे क्या है किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हैं। अब बच्चों नील्स बोर ने अलग अलग जो एनर्जी लेवल्स है, तो एनर्जी लेवल मतलब ऑर्बिट हो गया, उसको अलग अलग नाम भी दिया, तो उसने 3 शब्द यूज किए। हम उसको ऑर्बिट बोल सकते हैं, कक्षक, कक्ष, ठीक है, या कक्षा। उसके बाद हम उसको शेल भी बोल सकते हैं और उसको हम एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। शेल इसलिए बोला है क्योंकि जो हमारा जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में पता है कि सन के चारों तरफ एक ही प्लेन में, एक सपाट फ्लैट प्लेन में ही ऑर्बिट्स होते हैं सभी के, समझ आ गया? प्लेनर ऑर्बिट्स हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं। इलेक्ट्रॉन्स पता किसी भी प्लेन में घूम सकते हैं, 3 डायमेंशनल शेल उसकी, बिल्कुल समझ आ गया? तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हर पॉसिबल ओरिएंटेशन में घूम सकते हैं, उनके ऑर्बिट्स प्लेनर ऑर्बिट नहीं है, वो 3 डायमेंशनल ऑर्बिट है। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे भी घूम सकते हैं, फिर ये ऐसे भी घूम सकते हैं, फिर ऐसे भी घूम सकते हैं, मतलब समझ में आ गया? ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशंस होते हैं। तो उसने अलग अलग ऑर्बिट जो है एनर्जी लेवल्स हैं, शेल या ऑर्बिट जिसको भी, ये तीनों एक ही नाम है, पर्यायवाची नाम है, इनके लिए अलग अलग लेटर्स यूज किए, अंग्रेजी भाषा के लेटर से के से स्टार्ट करके। अब के से क्यों स्टार्ट किया, एबीसीडी से क्यों नहीं किया? तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है उसके बाहर है ऑर्बिट से, तो न्यूक्लियस के सबसे पहले जो सबसे नजदीक का जो ऑर्बिट है उसको शेल को नाम दिया उसने के शेल, उसके बाद अगली वाली एल एम एन, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। स्टार्ट के से क्यों किया, उसका कारण है बच्चों, न्यूक्लियस जो है उसको लैटिन भाषा में कैरियन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कैरियन। और कैरियन का नाम के से स्टार्ट होता है, तो कैरियन के बिल्कुल बगल वाली शेल को के नाम दे दिया, कैरियन के नजदीक, न्यूक्लियस के नजदीक वाली शेल को नाम दे दिया के, उसके बाद अगली एल एम एन एंड सो ऑन, ओ पी क्यू, ठीक है। अब जैसे जैसे शेल बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन धारण करने की क्षमता भी ज्यादा होगी, सबसे पास की शेल में कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उससे ज्यादा ज्यादा ज्यादा। तो आगे हम देखेंगे कि इन अलग अलग शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स जमे हुए हैं, कैसे जमा हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा किस प्रकार से हो रहा है इन शेल्स में, इन ऑर्बिट्स में। तो ये चीज भी रदरफोर्ड ने नहीं बताई, थॉमसन ने तो बिल्कुल ही नहीं बताई। तो अभी क्या नील्स बोर ये और समझा रहा है कि हाउ आर दीज इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज वेरियस ऑर्बिट्स और शेल्स और एनर्जी लेवल्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका है वो भी किसने दिया? रदरफोर्ड, इसने, नील्स बोर ने दिया। और ये चीज कहलाता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ दैट। समझ में आ गया? तो इन शेल्स को डिनोट करने के लिए, डेजिग्नेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, डेजिग्नेट होगा रिप्रेजेंट करने के लिए, उसने अलग अलग शेल्स को लेटर से रिप्रेजेंट किया, के एल एम एन। के सबसे नजदीक की, इसको ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, ऑर्बिट नंबर 1, स्मॉल एन इक्वल टू 1, एन ये हमारा 1, एल एन इक्वल टू 2, एम एन इक्वल टू 3 4 एंड सो ऑन। अब उसने एक फॉर्मूला बता दिया कि किस ऑर्बिट में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसका फॉर्मूला बता दिया। और वो फॉर्मूला उसने बता दिया किसी ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2n² ही हो सकती है, और n हमारा ऑर्बिट नंबर है। तो अगर मैं ऑर्बिट नंबर का स्क्वायर करके 2 से इंटू कर दूं, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द शेल कैन हैव। समझ आ गया? तो देखो उसने फॉर्मूला क्या दिया, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एनर्जी लेवल या शेल या ऑर्बिट, इट इज 2n², n हमारा ऑर्बिट नंबर है, ठीक है। और इनको उसने नाम दिया। तो अभी हम एक टेबुलर फॉर्म में देखेंगे कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन समा रहे हैं और क्या कैपेसिटी है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या, चलिए ओके। तो क्या बताया उसने, ये हमारा यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली जो टेबल है उसमें ऑर्बिट नंबर, तो ऑर्बिट नंबर 1 है, पहला ऑर्बिट n इक्वल टू 1, सेकंड n इक्वल टू 2, थर्ड n इक्वल टू 3, फोर्थ n इक्वल टू 4 एंड 5। तो पहले वाले जो ऑर्बिट है उसको ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट इसने किया लेटर के से, एल एम एन ओ, कैपिटल लेटर्स, ठीक है कि नहीं? अच्छा नहीं, फॉर्मूला क्या बताया था उसने, 2n²। तो यहाँ बताया जा रहा है कि पहले ऑर्बिट की क्षमता कितनी, कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, चौथे में कितने, तो 2n², n की वैल्यू पता है अपने को। तो चलिए 2n², तो 2 इंटू n मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 2 जा 2, तो पहले ऑर्बिट में बच्चों मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दूसरे ऑर्बिट में देखो n की जगह 2 रख दिया तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा। तीसरे ऑर्बिट में n की जगह 3 रख दिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरे ऑर्बिट की क्षमता है बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, बढ़ते जाएगा।
चौथे ऑर्बिट की क्षमता है 32 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे आई? n की जगह 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 2 जा 32, और पांचवें में आ जाएगा 50, क्योंकि n इक्वल टू 5 है, तो 5 5 जा 25, 2 जा 50। समझ में आ गया? इस प्रकार से उसने अलग अलग ऑर्बिट्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में। तो हमारे सोलर सिस्टम में तो क्या है, एक ऑर्बिट में एक ही प्लेनेट है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जितना बड़ा ऑर्बिट हो जाएगा उतनी ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी उन्होंने कैपेसिटी निकाल दी। ठीक है, चलिए, ये था हमारा क्या। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल काम भी है। इससे पहले कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, तो अभी हम समझेंगे कि उन्होंने और क्या बताया। अब जैसे बच्चों देखो, हमारा एक पूरा वर्ल्ड है। वर्ल्ड हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, जिसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। कॉन्टिनेंट के भी छोटे हिस्से किए गए हैं, जिनको हम बोलते हैं कंट्रीज। कंट्रीज के भी छोटे हिस्से किए गए हैं, जिनको हम स्टेट्स बोल सकते हैं। और स्टेट्स के फिर और छोटे हिस्से हैं, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के फिर तहसील एंड सो ऑन, छोटे छोटे पार्टीशन हुए ना। उसी प्रकार से बच्चों, जो शेल है ना, शेल ऑर्बिट, ऑर्बिट को और भी छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ऑर्बिट के जो छोटे पार्ट है उसको हम सब ऑर्बिट या सब शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सब शेल। क्लियर है? तो सबसे बड़ा हिस्सा है ऑर्बिट, ऑर्बिट का छोटा हिस्सा सब शेल, सब शेल का भी छोटा हिस्सा होता है बच्चों ऑर्बिटल। तीन ही पार्ट्स हैं। तो सबसे बड़ा चीज ऑर्बिट। वन ऑर्बिट हैज मेनी सब ऑर्बिट या सब शेल्स, ईच सब शेल हैज मेनी ऑर्बिटल्स। अब सुनेंगे ध्यान से क्या होता है। तो सबसे पहले नीचे से चलते हैं। ऑर्बिटल क्या बला है? ऑर्बिटल क्या चीज होती है? इसका टेक्निकल चीज क्या है पहले वो बता दूं। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन वो हमेशा जोड़े में ही रहना पसंद करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पेयर में रहना पसंद करते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स तो घूम रहे हैं पक्का। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि लगातार घूम रहे हैं तो उनकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती। समझ में आ गया? तो किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर, किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है सर्वाधिक, उस रीजन को ऑर्बिटल कहते हैं। समझ में आ गया? सो ऑर्बिटल एक तरह से इंक्लोजर स्पेस है, छोटा सा, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक। मैं संभावना क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि चलती फिरती चीजों की लोकेशन हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते। इलेक्ट्रॉन लगातार मूव कर रहा है, रुका हुआ ही नहीं है, तो उसकी संभावना कैसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है? संभावना तो हो सकती है। ठीक है भाई, अगर कोई दो स्टेशन के बीच में ट्रेन चल रही है, हम ये थोड़ी बोल सकते ये ट्रेन इस जगह पे यहाँ पे चलती फिरती ट्रेन। समझ में आ गया? तो ऐसी इलेक्ट्रॉन चलता फिरता है, मूव करता हुआ, रोटेटिंग है, तो हम क्या है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या है, उसकी फिक्स लोकेशन नहीं बता सकते, उसकी सिर्फ संभावना जता सकते हैं। तो किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जिस रीजन में सर्वाधिक होती है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल एक ऐसा स्थान है जहां पे सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल की क्षमता होती है दो इलेक्ट्रॉन की। समझ में आ गया? दो ही इलेक्ट्रॉन। तो इट इज एन एनक्लोजर कंटेनिंग ओनली एंड ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सबशेल की। बच्चों, चार अलग अलग प्रकार की सबशेल होती है। कितने प्रकार की होती है सबशेल? चार। इनके नाम है एसपीडीएफ, स्मॉल लेटर से शो करना है। एसपीडीएफ, एस, दूसरा पी, तीसरा डी, चौथा है एफ। इनके नाम कहां से लिए गए वो आगे डिटेल में मैं बाद में बता दूंगा, वो थोड़ा टिपिकल मैटर है। तो जस्ट ब्रीफ में हम क्या याद रखेंगे? एसपीडीएफ। ठीक है, अब ध्यान देना, इनकी इलेक्ट्रॉन्स की धारण करने की क्षमता फिक्स है। समझ में आ गया? जो एस सबशेल होती है उसमें मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो देखो, याद रखने का बहुत आसान तरीका, एस मतलब सेकंड, एस फॉर सेकंड, दो। ठीक है कि नहीं? तो एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? मैक्सिमम दो, इनकी फिक्स है संख्या। ठीक है, उसका अगला आता है पी। पी सबशेल जो होती है बच्चों, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6। ये 4 4 का गैप होगा, पहले में 2, 2 से 4 ज्यादा किया तो 6। फिर अगली है डी। डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ में होते हैं 14। सर याद रहेगा, 2, 6, 10 एंड 14। तो ये चार अलग अलग प्रकार की सबशेल है। समझेंगे ध्यान से, ये नीचे वाला टेबल है, यहां दिखाया गया है। ठीक है, अब होता है ऐसा बच्चों, जो पहला ऑर्बिट है, पहला शेल है के, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सबशेल होती है। मतलब इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू ओनली वन पार्ट। जो सेकंड ऑर्बिट है उसके दो पार्ट्स हैं, दो हिस्से हैं उसके, दो सबशेल हैं। तो इस शेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तीसरा जो ऑर्बिट है, तीसरी शेल है, इट हैज 3 पार्ट्स, चौथी के 4 पार्ट, और फिर आगे सबके 4 4 4। समझ में आ गया कि नहीं? क्या समझ में आ गया? फर्स्ट वाले का एक ही पार्ट है, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4। तो बच्चों ये पार्ट क्यों करने पड़े? आपने देखा होगा, जैसे कोई छोटी क्लास है उसमें 15 बच्चे हैं तो हम एक सेक्शन में रख सकते हैं। अब किसी क्लास में 50 बच्चे हो गए तो उसके दो सेक्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके दो पार्ट हो गए। फिर अगले पे और ज्यादा हो गए तो और ज्यादा पार्ट कर दिए, तो धीरे धीरे पार्ट बढ़ गए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होते, 4 से ज्यादा नहीं होते। समझ में आ गया? तो सब शेल जो होते हैं, दीज आर द स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द सेम शेल। ओके, अब पहले ऑर्बिट में एस ही होती है, दूसरे में एस और पी दोनों सब शेल है, तीसरे में एसपीडी और चौथे में एसपीडी एंड एफ। ठीक है, अब ये जो
एस सब शेल है, इसकी क्षमता मैंने बताया 2 इलेक्ट्रॉन, तो एस फॉर सेकंड याद रखेंगे। पी में होती है 6 इलेक्ट्रॉन की क्षमता, डी में होती है 10 की और एफ में होती है 14, याद रहेगा। तो 4 4 4 का फर्क है, 2 के बाद में 4 4 4 ऐड करते जाएंगे, 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़ा 14। ऐसे भी याद रख सकते हैं, डी फॉर 10, एफ फॉर 14, ये तो याद है। एस फॉर सेकंड मतलब 2, और पी है, पी को अगर मैं ये नीचे वाला हैंडल पकड़ के ऊपर कर दूं, उल्टा कर दूं, तो ये 6 जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा ना बिल्कुल, तो ऑलमोस्ट 6 जैसा हो जाएगा। चलिए, तो अब देखते हैं क्या। और मैंने बताया था कि जो सब शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या फिक्स है। तो देखो, शेल बनी है सब शेल की, और सब शेल बना है ऑर्बिटल का। समझ में आ गया? सब शेल बना है किसका? ऑर्बिटल का। चलिए, तो मैंने बताया ऐसे सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और मैंने बताया तो एक ऑर्बिटल जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स में एक ही ऑर्बिटल बन पाएगा। समझ में आ गया? तो बच्चों, जो भी सब शेल में टोटल कैपेसिटी है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ऑर्बिटल मिल जाएगा। मैंने बताया ना, ऑर्बिटल मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन की जगह। समझ में आ गया? जैसे कई बार होता है बड़े-बड़े कॉलेजेस में, स्कूल्स में हॉस्टल्स होते हैं, और हॉस्टल में कमरे दिए जाते हैं बच्चों को, तो एक-एक कमरा एक बच्चे को नहीं देते, किसी में 2 रखते हैं, किसी में 3। तो इमेजिन कर लो एक ऐसा छोटा सा कमरा है ऑर्बिटल, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन साथ रहते हैं जोड़े में। समझ में आ गया कि नहीं? का अब देखो, के शेल है, उसमें एक ही सब शेल है एस, और मैंने बताया एस की क्षमता कितनी है? 2। देखो यहाँ लिखी हुई है 2, तो 2 क्षमता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही ऑर्बिटल में आ जाएंगे, तो ऑर्बिटल एक हो गया। तो यहाँ जो कैपेसिटी है उसके आधे ऑर्बिटल होंगे। चलिए, अब पी की बात कर ले। पी की क्षमता मैंने बताया 6 होती है, 6 होती है, तो 6 के अंदर कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन के 3 बन जाएंगे। समझ में आ गया? तो सीधी बात है, मैं एक कमरे में 2 स्टूडेंट रखना है, और मैं बोलूं कि मेरे पास 6 स्टूडेंट्स हैं, अब 6 स्टूडेंट को रखने के लिए मेरे को कितने कमरे चाहिए? 3 चाहिए ना। सीधी बात है, पी के ऑर्बिटल कितने होते हैं बच्चों? 3 ऑर्बिटल होंगे पी सब शेल में। डी सब शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10, तो 10 में 5 ऑर्बिटल बन जाएंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसको 2 से डिवाइड कर देंगे ऑर्बिटल की संख्या। तो ऐसे सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, पी में होते हैं 3, डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल। तो 5 ऑर्बिटल का मतलब है 5 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन होगी क्षमता पूरी। और एफ ऑर्बिटल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑर्बिटल हो गए 7। समझ में आ गया बच्चों? तो एस को ध्यान देंगे, के शेल, ए की सब शेल एस, ऑर्बिटल ए। एल शेल, 2 सब शेल होंगी एस और पी, एस में होगा एक ऑर्बिटल, पी में होगा 3। तो देखो ये एक ऑर्बिटल और 3, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और पी में 6, तो 2 और 6 हो गए 8, तो दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरे वाले में 3 और सब शेल्स होंगे एस पी डी। एस में एक ही ऑर्बिटल होगा, पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल, और डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल। तो इस एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इन तीनों में कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन, इन पांचों में कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 होते हैं। 10, 6 और 2 कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। तीसरा वाला देख लेते हैं। यहाँ पे पहला जो ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिट, सॉरी चौथा वाला ऑर्बिट, ठीक है। चौथे में एस ऑर्बिटल जो है, एस सब शेल है, उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7 ऑर्बिटल। इस एक में 2 इलेक्ट्रॉन की क्षमता है 2, इसमें 3 2 जा डबल हो गया ना क्षमता, एक ऑर्बिटल पे 2, तो 3 में 6, 5 में 10 और 7 में 14, सबको ऐड किया तो 14 और 10 24 और 6 कितना हो गया बच्चों? 24 और 6 30 और 2 32। तो यहाँ आएगा बच्चों 32, ये गलती से लिखा गया है 32। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हमने देखा बच्चों कि जो शुरू के 4 ऑर्बिट्स है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमने एक अलग तरीके से उनके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकाल ली, 2 8 18 32। और ये हम अगर उससे कंपेयर करें तो वो सेम ही है जो ऊपर हमने फॉर्मूले से निकाली थी, क्या? 2n स्क्वायर, 2 8 18 32। तो हम कर देखें, ये देखो सेम ही है ना, 2 8 18 और 32। समझ में आ गया? तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और शेल सब शेल मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। तो बोर ने बताया कि द ऑर्बिट शेल्स आर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स, जो कि 4 प्रकार के एसपीडीएफ। पहले ऑर्बिट में एस ही है, दूसरे में एस और पी दोनों है, तीसरे में एसपीडी तीनों है, चौथे में एसपीडी और एफ चारों है, ठीक है। और इनकी जो इलेक्ट्रॉन धारण करने की क्षमता है इस प्रकार से, और हर एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो बच्चों, एक ऑर्बिटल इट विल हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो ये था बच्चों बोर का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सबशेल, ये अभी हम देख चुके हैं कि किस किस ऑर्बिटल में कितने कितने सबशेल हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं? क्या किस किस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, तो ये इस प्रकार से है। जो एस सबशेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक ऑर्बिटल बन जाएगा। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 3 ऑर्बिटल बन जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो आधे 5 ऑर्बिटल बन जाएंगे, और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं तो 7 ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो ऑर्बिटल आधे संख्या में होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। तो याद रखने का तरीका समझ में आ गया? इसकी कैपेसिटी एस सेकंड 2 पी उल्टा कर दिया तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी 10 एफ 14। तो याद रखना 2 के बाद में 4 4 4 का गैप है, क्लियर है?
तो ये था बच्चों अलग अलग सब शेल्स में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा होगा। अब बच्चों इसके बाद हम एक और टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वो आगे डिटेल में देखेंगे, उससे पहले कुछ हम डेफिनेशंस और करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया कि कौन कौन से रूल्स हैं, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स में जचाए गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से अलग अलग ऑर्बिट्स में, अलग अलग सबशेल्स में, और वही आगे डिसाइड करता है बच्चों एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को, और उसी के बाद फिर हम केमिकल बॉन्डिंग और रिएक्शंस ये सब देखते हैं, रिएक्टिविटी देखते हैं, ठीक है कि नहीं। तो बोर ने बहुत ही कंप्लीट अच्छा पैकेज दिया, कंप्लीट सेटअप दिया। फिर इसके भी कुछ छोटे मोटे लिमिटेशन है जो कि आगे आगे चल के हटा दिए गए, और कुछ और पर्सन है जिन्होंने काम किया, सोमरफेल्ड है, हाइसेनबर्ग है, और 2-3 लोग हैं, 4-5 लोग हैं, उन्होंने मिलजुल के जो है लेटेस्ट जो मॉडल एटम का दिया वो आगे आपको 11th और 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये मोस्ट एडवांस्ड एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, बोर के मॉडल के भी बाद में, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। बोर का मॉडल की भी कुछ कमियां हैं, ये हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट जो फ्यू इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले एलिमेंट उनके लिए तो सटीक बैठता है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये इफेक्टिवली समझा नहीं पाता है, और भी बहुत सारी परेशानी इसमें कुछ आ जाती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है कि नहीं क्या। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आगे हम देखेंगे आगे की कुछ और डेफिनेशंस हैं जो कि आगे आपके काम आएंगी, और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे। आपके 9th क्लास में स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर 18 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाया गया, लेकिन बच्चों मैं आपको इतना बढ़िया तरीके से पूरा समझा दूंगा कि आप पूरे 92 के 92 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओ। फिलहाल मैं 36 तक समझाऊंगा, उसके लिए कुछ गवर्निंग रूल्स हैं। नॉर्मली ये रूल्स आपको कोई 9th क्लास में नहीं समझाता, ये 11th में ही बताए जाते हैं, लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको अगर कंप्लीट समझना है अच्छे से, केमिस्ट्री में अगर आपको साउंड होना है, नॉलेज आपका अच्छा करना है, तो आपको ये चीज समझनी होगी। तो आप ऑप्शन है, आप अपने लो लेवल का चाहो तो किताब के लेवल का उतना भी कर सकते हो, और आपको डिटेल में समझना है तो मैं वो भी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके लिए आगे बेनिफिट रहेगा, बहुत आसान हो जाएगा 11th क्लास में आपके लिए, अगर ये अभी से आप समझते हो तो। क्लियर है? चलिए, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपने पूरा समझ लिया होगा, समझ के अच्छे से इसको एक एक चीज को नोट करेंगे, नहीं समझ में आने पे बार बार देखेंगे, दोबारा देखेंगे, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है? सो गुड बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।